वेलकम टू NGCon ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या चीज़ हैं। नाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ कंटेन अ कॉमन ग्रुप कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में हमारे पास sp2 hybridized carbon is double bonded to an sp2 hybridized oxygen which has two lone pairs on it. Now aldehydes में हमें कार्बोनाइल ग्रुप मिलता है in the form of formyl group which is C double bond OH. This whole group is called formyl group. जबकि कीटोन्स में हमें कार्बोनाइल ग्रुप मिलता है in the form of acyl group. So this whole is एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप में कार्बोनाइल के साथ अल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच्ड हो सकता है। सो नाउ अल्डिहाइड्स कंटेन अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप अटैच्ड टू फॉर्माइल ग्रुप, वेयर एज कीटोन्स कंटेन एन अल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच्ड टू एसाइल ग्रुप। नाउ इन दोनों का जनरल फॉर्मूला है CnH2nO. So both of these classes have same general formula but different functional groups. Therefore aldehydes और कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हैं। अगर सेपरेटली हम देखें तो अल्डिहाइड्स को हम शो करते हैं विद जनरल फार्मूला CnH2n+1 CHO। जिस तरह हम अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, इसको हम लिखते हैं CH3CHO। इसी तरह कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 CO। सो इंडिविजुअली हम इनको इन दो जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जनरली ये दोनों CnH2nO जनरल फॉर्मूला शो करते हैं। नाउ अगर हम एक कीटोन की बात करें, एसीटोन, सो वी राइट CH3 2CO। Now looking at the structure of aldehydes and ketones, so for purpose of reference I have drawn an aldehyde with 3 carbons and a ketone with 4 carbons. So सबसे पहली बात है कि aldehydes और ketones दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप is present. नाउ अल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फॉर्माइल ग्रुप, जबकि कीटोन्स में हमें कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एसाइल ग्रुप। सेकेंड थिंग, कार्बोनाइल कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। सो दिस कार्बन एज वेल एज दिस ऑक्सीजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू अ डबल बॉन्ड। नाउ बाकी कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है ऑन दी बॉन्डिंग। अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये sp2 होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। नाउ कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1.23 एंगस्ट्रॉम्स। सो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ इज़ 1.23 एंगस्ट्रॉम्स। नाउ दिस बॉन्ड लेंथ इज़ शॉर्टर देन द सिंगल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स एंड अल्कोहल्स। ईथर्स और अल्कोहल्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो हमारे पास लेंथ आती है दैट इज़ 1.43 एंगस्ट्रॉम्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कार्बन ऑक्सीजन में चूंकि डबल बॉन्ड है, सो बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर। नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट मेक्स कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। नाउ कार्बोनाइल कार्बन को हम अल्फ़ा नहीं कहते। कार्बोनाइल के साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच्ड है दैट इज़ अल्फ़ा, और उससे अगला बीटा, उससे अगला गैमा। इसी तरह कीटोन्स में भी कार्बोनाइल कार्बन अल्फ़ा नहीं है, इसके साथ जो पहले दो कार्बन्स अटैच्ड होंगे दे विल बी अल्फ़ा कार्बन एंड द नेक्स्ट कार्बन विल बी बीटा और गैमा डिपेंडिंग अपॉन द कन्फिग्रेशन।
Now here we have a very important thing about carbonyl group. कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इट इज़ बिलीव टू बी रेजोनेंस ऑफ टू स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि सेकंड स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन में आयनिक बॉन्ड है. देयरफॉर दिस पाई बॉन्ड ऑफ carbonyl group is very strong and even it is stronger than the sigma bond of carbonyl group. Usually pi bond sigma bond से weak होता है, but in this carbonyl group due to resonance contribution of ionic structure as well in addition to the covalent structure, the pi bond is overall stronger than the sigma bond of carbonyl group. Now इसका बहुत important effect है. The important effect of this is कि जब हमारे पास कार्बोनाइल्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, सो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से यूजुअली रिएक्शन की टेंडेंसी होती है रिवर्स होने की, बिकॉज दिस बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो यूजुअली कार्बोनाइल्स के जो रिएक्शन हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, दे आर इजीली रिवर्सिबल. सो द रिएक्शंस आर इजीली रिवर्सिबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड. नाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन, ऑक्सीजन और साथ जो दो ग्रुप्स लगे होंगे, दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही ट्रायंगुलर प्लेन में लाई करते हैं. जबकि कार्बोनाइल का जो पाई बॉन्ड है इट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द एटम्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन आर प्रेजेंट. सो हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन्स के जो चारों ग्रुप्स हैं वो सेम प्लेन में हैं, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी और बाकी दो ग्रुप्स भी, जबकि जो पाई बॉन्ड है वो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर. नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कलरलेस. अगर स्मेल की बात की जाए तो हमारे पास लोअर मेंबर्स आर पंजेंट स्मेलिंग. लोअर मेंबर्स की स्मेल जो है हमारे पास वो कुछ अच्छी नहीं होती, दैट इज़ पंजेंट स्मेलिंग. वेयर एज द हायर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर प्लेजेंट स्मेलिंग. Then talking about their density, so they are less dense than water. Now talking about their solubility in water, so keep in mind that aldehydes and ketones have no tendency to form hydrogen bond with each other. क्योंकि aldehydes और ketones के पास नेगेटिव ऑक्सीजन तो होता है बट पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं होता. बट हेयर इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का नेगेटिव ऑक्सीजन वाटर के पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़रूर बनाता है. सो दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर बट दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. सो द लोअर मेंबर्स अप टिल कार्बन 4 आर soluble in water. So up to carbon 4 are soluble in water due to hydrogen bonding, whereas the higher members are insoluble in water. Then talking about their melting and boiling points, so हमारे पास अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डायपोल फोर्सेस प्रेजेंट हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बट दे अट्रैक्ट ईच अदर थ्रू डायपोल फोर्सेस. सो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर higher than alkanes and ethers etc. But due to absence of hydrogen bonding, इनके melting boiling points हमारे पास corresponding alcohols और carboxylic acid से low होंगे because इनमें hydrogen bonding नहीं है. Like formaldehyde boils at -21 degrees centigrade. Acetaldehyde boils near to room temperature and its boiling point is +21 degrees centigrade, whereas the ketone acetone boils around 56 degree centigrade. So their melting point and boiling point increases with increase in number of carbon.
नाउ अगर हम इनकी स्टेट की बात करें तो अल्डिहाइड्स में हमारे पास सारी की सारी अल्डिहाइड्स क्या हैं, लिक्विड्स हैं। सो स्टार्टिंग में सारी की सारी अल्डिहाइड्स लिक्विड हैं एक्सेप्ट फॉर्म अल्डिहाइड। नाउ फॉर्म अल्डिहाइड प्योर फॉर्म में हमें गैसियस स्टेट में मिलती है, जबकि अगर हम कीटोन्स की स्टेट की बात करें तो कीटोन्स हमारे पास लिक्विड्स में ही आती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कीटोन, और आगे जाके ये हायर एंड पे सॉलिडिफाई कर जाती हैं। Then talking about formaldehyde, since formaldehyde is gas, so it is preserved in the form of formalin. Now formaldehyde को formalin के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। Formalin contains maximum amount of water which is 52%. Then on the second number we have 40% which is formaldehyde. And the rest 8% is methanol. This is important material because it is used as antiseptic and a preservative. So now let's move towards the nomenclature of aldehydes and ketones. Now first start with aldehydes. So aldehydes and ketones दोनों को common और IUPAC system में नेम देते हैं। Now common system में इनको हम नेम देते हैं as we name the carboxylic acid. So पहली अल्डिहाइड में एक कार्बन है, सो एक कार्बन वाली एसिड को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। सो एक कार्बन वाली अल्डिहाइड को हम कहेंगे फॉर्म अल्डिहाइड। इसी तरह दो कार्बन वाले एसिड को कहते हैं एसिटिक एसिड। सो दो कार्बन वाली अल्डिहाइड को हम कहेंगे एसिड अल्डिहाइड। चार कार्बन वाले एसिड को हम ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। सो चार कार्बन वाली अल्डिहाइड को हम कहेंगे ब्यूटायर अल्डिहाइड। नाउ इस अल्डिहाइड में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें हमारे पास 5 कार्बन है और हमारे पास अल्फा बीटा कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच्ड है। नाउ 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं वैलेरिक एसिड। सो चूंकि बीटा पे मिथाइल ग्रुप है, सो वी कॉल इट बीटा मिथाइल वेलरल्डिहाइड। एंड द लास्ट वन इज एरोमेटिक अल्डिहाइड, जिसमें बेंजीन अटैच्ड है विद फॉर्माइल ग्रुप। सो इसको हम कहते हैं बेंज अल्डिहाइड। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द IUPAC नेम्स। सो IUPAC नेम में हम अल्डिहाइड में जितने कार्बन हैं उस कार्बन की अल्केन का नाम लेते हैं और आखिर में अल लगा देते हैं। सो one carbon alkane is methane, so we will add al, so this aldehyde is called methanol in IUPAC. इसी तरह एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन हैं, so we call it ethanol. ब्यूटायर अल्डिहाइड में 4 कार्बन हैं, so we call it butanol. नाउ अल्डिहाइड के अंदर हमेशा फंक्शनल ग्रुप लास्ट में हमें चेन में देखने को मिलता है। सो हम अल्डिहाइड्स में कभी भी फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन नहीं देते, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसको फिर हम फंक्शनल ग्रुप के मुताबिक पोजीशन देंगे। सो नाउ फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सो थर्ड कार्बन पे हमें मिल रहा है मिथाइल। सो वी कॉल इट 3 मिथाइल and we have a total of 5 carbons in this aldehyde. So we call it 3-methyl pentanol. और बेंज अल्डिहाइड का नाम IUPAC में रिटेन रहेगा। So this is how we name aldehydes. Now let's see the nomenclature of ketones. कीटोन्स को भी हम कॉमन और IUPAC सिस्टम से नेम करते हैं। कॉमन सिस्टम में कीटोन का नेमिंग सिस्टम है जस्ट लाइक ईथर्स। सो कीटोन्स 2 तरह की हैं। एक वो कीटोन्स हैं जिनमें कार्बन की दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हैं। सच कीटोन्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन्स। एंड वी हैव कीटोन्स जिनमें कार्बन की दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। सो सच कीटोन्स आर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। सो इसकी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का नेमिंग का प्रोसीजर ईथर्स की तरह है।
Now this ketone has two methyl groups on both sides of carbonyl group, so we call it dimethyl ketone. Just as अगर हम ये ईथर होती तो हम इसको डाइमिथाइल ईथर बोलते. Then here we have ethyl group, here we have methyl group, so we call it ethyl methyl ketone. Then इसमें हमारे पास दोनों तरफ इथाइल ग्रुप हैं, सो वी कॉल इट डाई इथाइल कीटोन. नाउ हियर वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट एट अल्फा कार्बन, सो वी कॉल इट अल्फा मिथाइल. Then we have this group propyl, so we call it propyl, and this group methyl, and then we write ketone. Then हमारे पास aromatic ketone आती है, इसको हम commonly कहते हैं acetophenone, because ये aceto group है और ये phenyl group है, so we call it acetophenone. The last one we will discuss in IUPAC. Now IUPAC सिस्टम में हम कीटोन्स को कैसे नाम देते हैं? IUPAC सिस्टम में हम कीटोन के नंबर ऑफ कार्बन वाली अल्केन ले लेते हैं और उसके आखिर में ओन लगा देते हैं. इसमें हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाली अल्केन है प्रोपेन, सो वी कॉल इट प्रोपानोन. देन वी हैव this 4 carbon ketone, so we call it butanone. नाउ ब्यूटानोन तक हम फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन नहीं देते, लेकिन जिस कीटोन में 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन हो उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लाजमी इंडिकेट करनी पड़ती है. सो ये दोनों तरफ से सेम आ रहा है, यानी 3rd कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है एंड द कंपाउंड इज़ पेंटानोन. सो हम इसको लिखेंगे 3 पेंटानोन, क्योंकि पेंटानोन यानी 5 कार्बन्स के बाद हमारे पास कीटोन्स के अंदर मेटामेरिज्म शुरू हो जाती है, इसके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाती है 5 और उससे ऊपर कार्बन वाली कीटोन्स में. इसलिए हम ऐसी कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करते हैं. लाइक हियर वी हैव फंक्शनल ग्रुप एट 2nd कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट एट 3rd कार्बन. सो इसको हम कहेंगे 3 मिथाइल बिकॉज मिथाइल इज एट 3rd कार्बन and rest of compound is 2 pentanone. Similarly ये हमारे पास आ जाती है एक aromatic ketone. Now aromatic ketone में हम किस तरह नाम देंगे? ये एसीटो ग्रुप है और ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, सो हम इसको कहेंगे एसीटोफिनोन. नाउ हम इसको कॉमनली भी एसीटोफिनोन कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको कॉमनली ईथर्स की तरह नाम दें तो हम इसको कहेंगे मिथाइल फिनाइल कीटोन. सो ज़्यादा सूटेबल कॉमन नेम है इसका मिथाइल फिनाइल कीटोन. एंड इन द लास्ट कीटोन्स हमें एरोमेटिक के अलावा साइक्लिक फॉर्म में भी मिलती हैं. अल्डिहाइड्स हमें साइक्लिक फॉर्म में नहीं मिलती. दिस इज़ अ साइक्लिक कीटोन. सो इसको हम कहेंगे, इसमें 6 कार्बन हैं, सो वी कॉल इट साइक्लो. 6 कार्बन्स के लिए हम लिखेंगे हेक्सेन और आगे ओन लगा देंगे, सो दिस इज़ कॉल्ड साइक्लोहेक्सेनोन. सो दिस इज़ द वे इन विच वी नेम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. थैंक यू. टू एनजीकॉन ऑनलाइन अकेडमी. इस लेक्चर में हम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्टिविटी और कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओजोनोलिसिस इन डिटेल इन अल्कीन्स चैप्टर. नाउ अल्कीन से अल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी की हमें अल्कीन को चूज़ करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अल्कीन चूज़ करता हूँ जिसके एक कार्बन के साथ दोनों CH3 ग्रुप्स हैं और दूसरे कार्बन के साथ एक CH3 और एक H ग्रुप है.
Now when it undergoes ozonolysis, it gives two products. ओजोन क्या करती है कि अल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करती है और दो फ्रैगमेंट्स में अल्कीन को कन्वर्ट करती है, लाइक दिस. So this is first fragment and this is second fragment. Now the two oxygen atoms of ozone add by a double bond to both these fragments and give us an aldehyde or a ketone. Now इस रिएक्शन में मुझे मिली है एक एसीटोन और एक एसिड अल्डिहाइड. सो इस मेथड से हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं बाय टेकिंग अल्कीन that forms those aldehydes and ketones. The second method of preparation of aldehydes and ketones is hydration of alkynes. So let me take an alkyne. I add water to it. We have already studied that reaction in alkynes. Now Markovnikov's rule will be followed. Hydrogen will come here and OH will come here. तो in the presence of H2SO4 and HgSO4 at 80 डिग्री टेम्परेचर हमारे पास अल्काइन की हाइड्रेशन होती है. नाउ एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करेगा, एक कार्बन पे OH. इफ अल्काइन इज सिमेट्रिकल, Markovnikov's rule will not be followed. If alkyne is unsymmetrical, Markovnikov's rule will be followed. Now रिजल्ट में हमें मिलता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इनोल. नाउ इनोल इज़ नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, इट इज़ अनस्टेबल. सो इनोल टॉटोमराइजेशन करता है. ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ शिफ्ट होता है और डबल बॉन्ड जो है दिस हाइड्रोजन शिफ्ट्स टू दिस कार्बन एंड दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट्स विद दिस ऑक्सीजन. सो व्हाट हैपन्स, these two hydrogens are on their place. Now ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन था वो इस कार्बन के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया और इन दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. सो वी गॉट अ कीटोन एज अ रिजल्ट. Now in hydration of alkyne, the only aldehyde that we obtain is acid aldehyde. अगर हम एसिटाइलिन की हाइड्रेशन करेंगे यानी इथाइन की हाइड्रेशन करेंगे तो वी विल गेट एसिड अल्डिहाइड एज द एंड प्रोडक्ट. अगर हम इसके अलावा किसी और की हाइड्रेशन करेंगे तो बाकी सारी जो हमारे पास अल्काइंस हैं वो हमें अल्डिहाइड्स की बजाय कीटोन्स देंगी. सो दिस रिएक्शन इज़ मेजरली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स एंड एसिटाल्डिहाइड. The next method of preparation of aldehydes and ketones is oxidation of alcohols. Now we take a primary alcohol and along with that we take a secondary alcohol. Now alcohol को हम oxidize करते हैं using a good oxidizing reagent such as KMnO4 or K2Cr2O7. Oxidizing reagent एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ से रिमूव करता है एंड द प्राइमरी अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड. सो जो अल्कोहल लेंगे उसी की कॉरिस्पॉन्डिंग हमें अल्डिहाइड मिलेगी प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से. सिमिलरली जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे सो एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से और एक ऑक्सीजन से रिमूव होगा और सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होगी इनटू अ कॉरिस्पॉन्डिंग कीटोन. सो प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड्स जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन मिलती है. नाउ दिस रिएक्शन हैज़ अ प्रॉब्लम कि अल्डिहाइड को K2Cr2O7 फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड जबकि कीटोन नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होती. सो अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए व्हाट वी डू, हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके रखते हैं इस रिएक्शन में. Now alcohols have hydrogen bonding and carboxylic acids have hydrogen bonding जबकि aldehydes में hydrogen bonding नहीं होती. इस वजह से aldehydes हाई टेम्परेचर पे खुद ही डिस्टिल आउट हो जाती हैं. Now we have another method for preparation of ketones जिनमें हम Friedel-Crafts acylation को इंक्लूड करते हैं. Now Friedel-Crafts acylation में हम एसाइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं with benzene in the presence of catalysts such as FeCl3 or AlX3. Now in the presence of this catalyst, this acyl group comes and electrophilic substitution occurs. इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के रिजल्ट में हमारे पास एसाइल ग्रुप अटैच हो जाता है विद बेंजीन रिंग एंड एज अ रिजल्ट वी गेट एरोमेटिक कीटोन.
Now we are moving towards preparation of specifically formaldehyde, acetaldehyde and acetone, which are three important aldehydes and ketones. तो फॉर्मल्डिहाइड को हम लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इंडस्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं. सो लेबॉर्ट्री में हम क्या करते हैं, वी टेक मिथानोल एंड ऑक्सीडाइज इट. नाउ वी ऑक्सीडाइज इट यूजिंग platinum mixed with asbestos at 300 degree centigrade. Now under these conditions, two molecules of methanol get oxidized to two molecules of formaldehyde and water is produced along. नाउ सिमिलरली हम इंडस्ट्री में भी सिमिलर रिएक्शन यूज़ करते हैं, बट यील्ड इंक्रीज़ करने के लिए हम कैटलिस्ट को चेंज करते हैं. सो इन इंडस्ट्री वी ऑब्टेन फॉर्मल्डिहाइड बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड एट 500 degree centigrade temperature. The same reaction occurs and two molecules of methanol are oxidized to two molecules of formaldehyde and we get two molecules of water along. So this is specific preparation of formaldehyde. Now looking at the preparation of acetaldehyde, तो acetaldehyde को हम prepare करते हैं with the oxidation of ethanol. So हम ethanol को oxidize करते हैं in laboratory using sodium dichromate in the presence of acid such as H2SO4. So ethanol is oxidized into acetaldehyde. So ethanol हमारे पास acetaldehyde में oxidize हो जाती है in laboratory. Then acetaldehyde को एक और मेथड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ टू सॉल्ट्स. नाउ दिस इज फॉर्मिक एसिड. ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट आयन है. इसको जब हम कैल्शियम के साथ अटैच करते हैं तो वी गेट अ सॉल्ट कॉल्ड कैल्शियम फॉर्मेट. इसी तरह हमारे पास दिस इज एसिटिक एसिड. सो एसिटिक एसिड का हमारे पास जो कैल्शियम के साथ सॉल्ट बनता है इट इज़ कॉल्ड कैल्शियम एसीटेट. सो हम लेबॉर्ट्री में कैल्शियम फॉर्मेट या इंडस्ट्री में भी और कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. नाउ व्हाट डू वी गेट? दीज टू ग्रुप्स go away with these two hydrogens. So we get two molecules of CH3 C double bond OH, which means acetaldehyde. Now this calcium goes away with these groups. So we get calcium carbonate. Similarly, this calcium goes away with these two oxygens and this carbon and oxygen. So we get another molecule of calcium carbonate. Now we have another method of preparation of acetaldehyde. Acetaldehyde को हम direct acetylene की oxidation से भी produce कर सकते हैं. So इसके लिए हम catalyst लेते हैं PDCl2 and copper chloride. So in the presence of these two catalysts, acetylene gets oxidized into acetaldehyde. So these are three ways in which commonly acetaldehyde is produced. Now talking about preparation of acetone, तो acetone को हम usually prepare करते हैं by dry distillation of calcium acetate. So this is calcium acetate. नाउ हम इसको हीट अप करके इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं. सो व्हाट हैपन्स, कैल्शियम फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 and this CH3 group joins with this group and gives us acetone. So this is how acetone is prepared commonly. So these are the methods of preparation of aldehydes and ketones. Now let's move towards their reactivity.
नाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिसका कार्बन है पॉजिटिव और ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव। नाउ कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव लवर यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और चूंकि हमारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड मौजूद है तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन कॉज करेगा। सो मेजर रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर न्यूक्लियोफिलिक addition reactions. Now these are the major or characteristic reactions of aldehydes and ketones. Now इन reactions में होगा क्या कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन के RR या RH ग्रुप्स होंगे और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। Now I have previously told you that this carbonyl group is stable due to strong pi bond. So इसलिए हमारे अल्डिहाइड्स aldehydes and ketones के nucleophilic addition reactions easily reversible हैं। Now nucleophilic addition reaction के अलावा aldehydes and ketones give several other reactions such as polymerization, then इनमें oxidation reactions भी मौजूद हैं। We have reduction of aldehydes and ketones as well. And then हमारे पास एक बहुत important reactions हैं alpha carbon के reactions. So we will study these 5 types of reactions in aldehydes and ketones. Now let's see the first type of reactions, nucleophilic addition reactions. Now nucleophilic addition reactions में हमारे पास 3 categories आती हैं। नाउ एक वो रिएक्शंस हैं जो सिर्फ बेस से कैटालाइज होते हैं, सेकंड वो रिएक्शंस हैं जो सिर्फ एसिड से कैटालाइज होते हैं, और थर्ड वो रिएक्शंस हैं जो दोनों से कैटालाइज होते हैं। नाउ द प्रोडक्ट्स आर सेम इन ऑल द केसेस, लेकिन कैटालिसिस की डिफरेंस की वजह से मैकेनिज्म इज डिफरेंट। नाउ बिफोर सीइंग दीज रिएक्शंस हम रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं अल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। So now let's see which one is more reactive. So first factor जो इनकी reactivity को affect करता है that is hindrance to the approach of nucleophile. So aldehydes में एक R ग्रुप है जो कि बड़ा है साइज में और ये न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने में हिंडर करता है, जबकि कीटोन्स में हमारे पास 2 R ग्रुप्स हैं जो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने में ज़्यादा हिंडर करते हैं। देयरफॉर हिंड्रेंस हमारे पास कीटोन्स में ज़्यादा है, अल्डिहाइड्स में कम है। सो इफ़ वी लुक एट दैट फैक्टर, अल्डिहाइड्स विल मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज इनमें हिंड्रेंस हमें कम मिलेगी। नाउ द सेकेंड इफेक्ट दैट अफेक्ट्स द रिएक्टिविटी इज इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या करता है, हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देता है। जब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव लवर है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से अटैक करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक में मुश्किल होगी। सो अल्डिहाइड्स में आर ग्रुप के डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कार्बन डिक्रीजेस। लेकिन अगर हम कीटोन्स में देखें तो कीटोन्स में 2 R ग्रुप्स हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और इसके पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं। सो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करें तो अगेन अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्योंकि अल्डिहाइड्स का जो कार्बोनाइल कार्बन है उसका पॉजिटिव चार्ज इतना कम नहीं होता जितना कीटोन्स का होता है, क्योंकि कीटोन्स में 2 R ग्रुप्स हैं जो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं। सो ओवरऑल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज दैट अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। नाउ जितनी छोटी अल्डिहाइड होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म अल्डिहाइड इज़ द स्मॉलेस्ट अल्डिहाइड, सो इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय एसिड अल्डिहाइड। अब हमारे पास अगला कंपैरिजन आता है 3 कार्बन वालों का। तो 3 कार्बन में हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं। एक हमारे पास आता है अल्डिहाइड विच इज़ प्रोपनल, और दूसरा कंपाउंड हमारे पास आता है कीटोन विच इज़ एसीटोन।
सो अगर हम 3 कार्बन वाली अल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करें, सो सिंस अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, सो प्रोपेनॉल विल बी मोर रिएक्टिव देन एसीटोन. So now moving back towards the reactions of aldehydes and ketones, हमारे पास अल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा है. तो हमें कुछ रिएक्शंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें अल्डिहाइड्स रिएक्ट कर जाएंगी लेकिन कीटोन्स रिएक्ट नहीं करेंगी, और कुछ रिएक्शंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें अल्डिहाइड्स रिएक्ट करेंगी और कीटोन्स में से जो स्मॉल साइज्ड कीटोन्स हैं वो रिएक्ट करेंगी लेकिन बाकी कीटोन्स रिएक्ट नहीं करेंगी. So now moving back towards nucleophilic addition reaction, they can be catalyzed by base, acid or both. Now तीनों का catalysis का mechanism different है. So first we see the reactions that are base catalyzed. Now हमारे पास जो attacking reagent है nucleophile, वो हमें usually हाइड्रोजन के साथ attached form में मिलता है. Now base कैसे reaction को catalyze करती है? बेस क्या करती है कि न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन को ले लेती है और न्यूक्लियोफाइल को हाइड्रोजन से अलग कर देती है. सो बेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेती है, और बेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास आए थे वो फाइनली न्यूक्लियोफाइल पे ट्रांसफ़र होते हैं और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो जाता है. नाउ व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन दी कार्बोनाइल कार्बन. अब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और कार्बोनाइल कार्बन वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है. जैसा कि मैंने 2 रूल्स बताए कि जो जिस चीज़ पे अटैक करेगा वो उसके साथ अटैच होगा, और दूसरा ये कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होंगे तो फाइनली वो उस एटम पे जाएंगे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा. सो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दिए तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो गया और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे फाइनली ट्रांसफ़र हो गया. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन्स? दिस इंटरमीडिएट नेगेटिव आयन ये रिएक्ट करता है बेस और हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स के साथ. नाउ ये ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को पिक कर लेता है और इलेक्ट्रॉन्स वापस दे देता है बेस को. सो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है और जो हमारा कैटलिस्ट था बेस वो रीजनरेट हो जाती है. सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन. नाउ बेस ने रिएक्शन को कैसे कैटलाइज किया? बेस ने न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन को रिमूव करके न्यूक्लियोफाइल को अलग किया. सो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस में बेस का क्या काम है? बेस जनरेट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. बेस क्या करती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करती है हाइड्रोजन को न्यूक्लियोफाइल से अलग करके. सो द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव इज द रिएक्शन विद HCN. HCN को हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड. इसके अलावा हम इसको हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कह सकते हैं, मीथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, प्रसिक एसिड भी कह सकते हैं. नाउ हाइड्रोजन साइनाइड इज़ अ वेरी पॉइजनस कंपाउंड. ये 26 डिग्री पे बॉयल करता है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये फ्यूमिंग फॉर्म में होता है. So now what happens? We take an aldehyde or a ketone. Now यहाँ पर RH for aldehyde, RR for ketone. तो reactions में हम इन 2 spaces को खाली छोड़ेंगे. They react with HCN. Now hydrogen adds to oxygen and cyanide group adds to carbon. As a result हमारे पास what will happen? Cyanide comes with carbon and oxygen attached to hydrogen attached to oxygen. Now इस resulting compound में हमारे पास cyanide group भी है और OH भी है, so we call this compound cyanohydrin. Now keep in mind कि इस reaction में हम HCN को directly use नहीं करते क्योंकि HCN हमारे पास poisonous substance है और highly fuming है, यानी इसके fumes हमारे पास नाक में भी जा सकते हैं, cyanide poisoning cause कर सकते हैं. तो HCN के साथ रिएक्टिविटी के लिए हमें H चाहिए और CN चाहिए. तो H हम लाते हैं फ्रॉम HCl
और CN हम लाते हैं फ्रॉम अ सॉलिड पोटाशियम और सोडियम साइनाइड सॉल्ट। तो हम HCN की बजाय HCl और KCN का मिक्सचर यूज़ करते हैं और HCl से और CN KCN से हमारे पास आ जाता है और ये रिएक्शन हो जाता है। Now, a very important point about cyanohydrin is that cyanohydrin contains this nitrile group. So, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इस कंपाउंड की, सो वी नो दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसमें अल्कोहल ग्रुप भी मौजूद होगा। नाउ अगर ये हम रिएक्शन करवाते हैं एसेटल्डिहाइड के साथ जिसमें एक हाइड्रोजन और एक CH3 लगा है, सो रिजल्ट में हमारे पास एंड प्रोडक्ट में क्या बनेगा? दिस इज प्रोपेनोइक एसिड जिसमें अल्फा कार्बन पे OH लगा है। सो दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, या कॉमनली हम इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। सो अगर हम एसिटल्डिहाइड की साइनोहाइड्रिन के साथ साइनोहाइड्रिन फॉर्म करेंगे और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एंड प्रोडक्ट पे हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा। Now you see in these reactions the hybridization of aldehyde and ketone is sp2 whereas it changes to sp3 in the product. The second reaction that we have in base catalyzed sequence is addition of NaHSO3. Now NaHSO3 is called sodium bisulfite. नाउ एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन एटम्स की वजह से इसका साइज लार्ज है। नाउ व्हाट हैपन्स दैट ऑक्सीजन एड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन एड्स SO3Na ग्रुप। सो एंड प्रोडक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर SO3Na आ जाएगा। नाउ दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट को शॉर्ट करने के लिए हम यूजुअली यहाँ पर एडक्ट भी लिख सकते हैं। सो दिस इज बाइसल्फाइट एडक्ट। नाउ कीप इन माइंड दैट दिस बाइसल्फाइट एडक्ट इज अ वाइट कलर्ड precipitate. So this reaction can be used as a test for aldehydes and ketones, जो हम चैप्टर के एंड में दोबारा पढ़ेंगे भी। Now I told you in the beginning that this SO3Na is large in size. So SO3Na के लार्ज साइज की वजह से इस रिएक्शन में अल्डिहाइड्स सारी रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन कीटोन्स में सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट करती हैं, बड़ी कीटोन्स रिएक्ट नहीं करती। नाउ व्हाट आर मिथाइल कीटोन्स? मिथाइल कीटोन्स वो हैं जिनमें कार्बन की एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हो, बाकी दूसरी तरफ जितना बड़ा R ग्रुप लगा हो, नो इशू। एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, सच कीटोन्स आर मिथाइल कीटोन्स। और जिस तरह दोनों तरफ अगर मिथाइल ग्रुप हैं, जिस तरह एसीटोन में है, तो इट इज़ ऑल्सो अ मिथाइल कीटोन। सो ये रिएक्शन अल्डिहाइड सारी देंगी और कीटोन्स में सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देंगी। नाउ the third base catalyzed reactions that we have in aldehydes and ketones are reaction with Grignard's reagent. Grignard's reagent की रिएक्शन को हम एसिड से कैटालाइज नहीं करते क्योंकि Grignard's reagent एसिड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अल्केन्स बना देता है। Now we have already studied these reactions in very much detail. अगर हम Grignard's reagent को रिएक्ट करवाते हैं with formaldehyde, so as a end product we get a primary alcohol. Similarly अगर हम Grignard reagent को formaldehyde के बजाय बाकी किसी भी aldehyde के साथ रिएक्ट करवाएंगे, so we will get a secondary alcohol. और अगर हम Grignard reagent को रिएक्ट करवाएंगे with ketones, so हमें end product में मिलेंगी tertiary alcohols. So these are the three base catalyzed reactions of aldehydes and ketones. Now the second type of reactions that we have in nucleophilic addition are the reactions that are acid catalyzed, जिनको acid catalyze करता है। Now acid reaction को कैसे catalyze करता है?
acid is basically H plus or a proton. So what basically happens that oxygen gives electron pair to this H plus and accepts this proton. अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को कार्बन पूरी करता है बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन. सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो गया और कार्बन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप द न्यूक्लियोफाइल दैट हैज़ टू अटैक इन दिस रिएक्शन, the nucleophile attacks this carbon and gets attached to this carbon like this. यहाँ पर कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आ जाता है एंड वी गेट द एंड प्रोडक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज कि एसिड ने रिएक्शन को कैसे कैटालाइज किया. तो यू सी कि शुरू में कार्बन था पार्शियल पॉजिटिव. एसिड की कैटालिसिस के बाद कार्बन कन्वर्ट हो गया फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव टू फुली पॉजिटिव कार्बन. तो एसिड क्या करता है, कार्बोनाइल कार्बन को पार्शियली पॉजिटिव से फुल पॉजिटिव बनाता है. जब कार्बन फुल पॉजिटिव बन जाता है तो न्यूक्लियोफाइल विच इज़ अ पॉजिटिव लवर, उसका फुल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करना बहुत आसान हो जाता है. तो एसिड क्या करता है, एसिड कन्वर्ट्स कार्बन फ्रॉम partial positive to fully positive, which facilitates the attack of nucleophile. The first addition reaction is addition of alcohols. So oxygen accepts hydrogen and carbon accepts the nucleophile OR. So what happens, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है और कार्बन के साथ OR आके अटैच हो जाता है. नाउ दिस रिएक्शन इज एसिड कैटालाइज्ड. अब इस रिएक्शन में एक OH है और एक OR, अल्कोक्साइड और OH ग्रुप्स हैं. सो इस कंपाउंड को हम कहते हैं हेमी एसीटल. अगर ये अल्डिहाइड से बना है तो इसको हम हेमी एसीटल कहेंगे. अगर ये कीटोन से बनेगा तो हम इसको हेमी कीटल कहेंगे. नाउ कीप इन माइंड कि कीटोन्स अल्कोहल्स के साथ नॉर्मल कंडीशंस पर रिएक्ट नहीं करती. कीटोन्स के केस में हेमी कीटल बनाने के लिए हमें कंडीशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है. नाउ फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है अल्कोहल की अल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर. नाउ जब हेमी एसीटल या हेमी कीटल बन जाती है तो नेक्स्ट अल्कोहल के मॉलिक्यूल का जो अल्कोऑक्साइड आयन है वो हेमी एसीटल के OH को न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूट कर देता है. सो नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी. हमारे पास OH ऑफ हेमी एसीटल को अल्कोहल का नेक्स्ट अल्कोहल के मॉलिक्यूल का OR रिप्लेस कर देगा लाइक दिस. दिस OH विल गो विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग वाटर. सो नाउ अब इस कंपाउंड में दोनों OR ग्रुप्स आ चुके हैं. सो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एसीटल और अगर कीटोन हो तो इसको कीटल कहते हैं. नाउ कीप इन माइंड कि अल्डिहाइड्स इस रिएक्शन में आसानी से रिएक्ट करती हैं जबकि कीटोन्स रिक्वायर सिवियर कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमी कीटल एंड कीटल. Now, the second addition reaction in acid catalyzed sequence is addition of nitrogen nucleophiles over aldehydes and ketones. Now, what are nitrogen nucleophiles? Nitrogen nucleophiles में हम लेते हैं अमोनिया which is NH3. Now, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हम किसी भी ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, so we get a nitrogen nucleophile. नाउ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स के साथ कैसे अल्डिहाइड्स कीटोन्स का रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है. नाउ दीज टू हाइड्रोजन्स ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल गो अवे विद द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड वी विल गेट H2O. नाउ कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन का डबल बॉन्ड जो है इट विल फॉर्म विद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ जो आगे ग्रुप है इट विल लाइक गेट अटैच्ड देयर. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट इन दिस केस. Now let's see the addition of different nitrogen nucleophiles. So the first reaction is addition of ammonia. तो अमोनिया जब अल्डिहाइड या कीटोन के साथ ऐड करेगी तो इट्स टू हाइड्रोजन्स विल गो विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन फॉर्मिंग H2O. नाउ कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा N के साथ जिसके आगे लगा हुआ है H. Now these compounds which contain carbon double bond nitrogen they are called imines.
या इनको हम कॉमनली शिफ्स बेसिस भी कहते हैं। नाउ N के साथ आगे लगा है हाइड्रोजन, सो दिस इमाइन विल बी कॉल्ड प्राइमरी इमाइन। सो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अमोनिया के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी इमाइंस देती हैं। नाउ इस रिएक्शन में एक एक्सेप्शन है, दैट इज फॉर्म अल्डिहाइड। फॉर्म अल्डिहाइड हमारे पास अमोनिया के साथ रिएक्ट करके इमाइन नहीं बनाएगी। इट फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड विच इज कॉल्ड हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। नाउ दिस हैज़ अ रिंग्ड स्ट्रक्चर, ये एक रिंग स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूरोट्रोपिन। ये यूज़ होता है फॉर एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए यूरोट्रोपिन इज़ यूज्ड। So formaldehyde is exception in this reaction. Instead of forming primary amines, it gives us hexamethylene tetraamine. Now the second reaction is addition of primary amine to aldehydes and ketones. So primary amine में अमोनिया के हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप लगा होगा. So now we will get H2O. कार्बन बनाएगा डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन विच इज़ अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप. नाउ इधर नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इमाइन. सो विद प्राइमरी अमाइंस वी गेट सेकेंडरी इमाइन व्हेन वी रिएक्ट देम विद अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. The next reaction is addition of hydrazine over aldehyde और कीटोन. हाइड्रोजीन में NH2 के साथ जो ग्रुप है वो खुद NH2 है. So, with addition of hydrazine, we get H2O. And then, the double bond is formed with nitrogen, which is attached further to NH2. Now, इस compound को हम कहते हैं hydrazone. This is called hydrazone. The next reaction of aldehydes and ketones is with phenylhydrazine. Now phenylhydrazine किस तरह का कंपाउंड है? ये हाइड्रोजीन ही है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन्स की बजाय एक हाइड्रोजन है और दूसरा बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप है. So now this oxygen goes away with these two hydrogens forming H2O. Then we have carbon, ये डबल बॉन्ड बनाएगा विद नाइट्रोजन which is attached to NH and this benzene ring. Now this compound is called phenylhydrazone. इसको हम phenylhydrazone कहते हैं. Now the next reaction is with 2,4-dinitrophenylhydrazine. So what is this compound? Now it is basically phenylhydrazine. So we draw phenylhydrazine first. Now this carbon is first carbon. अब 2,4-dinitrophenylhydrazine में सेकंड कार्बन यानी दिस वन, इस पे भी नाइट्रो ग्रुप है और फोर्थ कार्बन पे भी नाइट्रो ग्रुप है. सो दिस इज कॉल्ड 2,4-DNPH dinitrophenylhydrazine. Now this oxygen of carbonyl group goes away with the two hydrogens giving us H2O. Now carbon will double bond to nitrogen which is attached to nitrogen hydrogen और यहाँ पे 2,4-dinitrophenyl group होगा. So now this product is called 2,4-dinitrophenylhydrazone. Now this reaction is very important because it serves as a test for aldehydes and ketones. Now 2,4-dinitrophenylhydrazone जो है, it is yellow or orange colored precipitate. ये येलो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट है, इसलिए हम इस रिएक्शन को अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. Now the last reaction in this sequence is the reaction with hydroxylamine. So we take an aldehyde or a ketone and react it with hydroxylamine. Now hydroxylamine में नाइट्रोजन के साथ ग्रुप के तौर पे OH अटैच्ड है. Now
as usual, this oxygen goes away with these two hydrogens forming H2O. Carbon double bond banata hai with nitrogen which is further attached to OH. Now this compound is called oxime. ये पुराने ज़माने में जो हमारे पास एरो पॉइजन होते थे, जो तीरों पे पॉइजन लगाए जाते थे, उसके एंटीडोट के तौर पे यूज़ होती थी. So these are the reactions of nitrogen nucleophiles with aldehydes and ketones, and they are included in acid catalyzed reactions. Now इसमें दो चीज़ें बड़ी important हैं. First is imine. So this is an imine. For example, acid aldehyde से मैंने imine बना दी. So ये acid aldehyde की imine है. Now imine has a property that it can tautomerize. Imine tautomerize करती है. How it tautomerizes? So now यहाँ पे जो CH3 के साथ एक हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाता है विद नाइट्रोजन लाइक दिस, और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है बिटवीन दीज टू कार्बन्स. सो नाउ ये क्या बन गई, अमाइन बन गई, लेकिन इसमें अल्कीन भी प्रेजेंट है. सो इसको हम कहते हैं इन अमाइन. सो इमाइंस कैन टॉटोमराइज इनटू इन अमाइंस. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमें कंपाउंड्स मिले हैं दे आर ऑक्साइम्स, जो हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन से मिले हैं. नाउ ऑक्साइम्स भी टॉटोमराइजेशन शो करते हैं. लेट्स सी हाउ दे टॉटोमराइज. नाउ ऑक्साइम्स में OH वाला जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट करता है विद दिस कार्बन लाइक दिस, और ये कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है यहाँ पर. सो ये हमारे पास बन जाते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड्स. सो ऑक्साइम्स और नाइट्रोसो ग्रुप्स में हमारे पास टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है. सो ये हमारे पास थे दो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस जिसमें एक नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स की एडिशन और दूसरी अल्कोहल की एडिशन इन्वॉल्व है. नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस दैट आर कैटलाइज्ड बाय बोथ एसिड्स एंड बेसिस. Now, addition of water to aldehydes and ketones can be catalyzed by both acids or bases. Now, water कैसे add करता है to aldehydes and ketones? Addition is similar to all the previous additions. इसमें हम acid या base catalyst add करते हैं. H goes away with oxygen and OH goes with carbon. So, as a result, product में हमारे पास कार्बन के साथ दो OH ग्रुप्स आ जाते हैं. नाउ इस कंपाउंड में हमारे पास दो OH ग्रुप्स हैं, सो इट इज़ कॉल्ड अ डायोल. ये डायोल है. चूंकि दोनों OH सेम कार्बन पे हैं, सो दिस इज कॉल्ड अ जेमिनल डायोल. Now due to two OH groups present on the same carbon, this geminal diol is very unstable compound. And keep in mind that this reaction is very highly reversible. ये बहुत highly reversible reaction है aldehydes and ketones का. So these are the nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. So taking a quick review, nucleophilic addition reaction base, acid और both catalyzed हो सकते हैं. जो specifically base catalyzed हैं, they are addition of HCN and NaHSO3. जो specifically acid catalyzed हैं, they are the addition of alcohol and nitrogen nucleophiles. And जो दोनों से catalyze होते हैं, they are addition of water. So these are the nucleophilic addition reactions. Thank you. Welcome to NGCon Online Academy. Now last lecture में हमने डिस्कस किए थे aldehydes and ketones के nucleophilic addition reactions. इस लेक्चर में हम aldehydes and ketones के बाकी reactions और इनके tests को डिस्कस करेंगे. So let's see the second type of reactions that we see in aldehydes and ketones, and those are oxidation reactions of aldehydes and ketones.
नाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हम किसी भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जब हम इनको ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एक एक्स्ट्रा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जाकर इंसर्ट हो जाता है। सो हमारे पास अल्डिहाइड्स कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ कीटोन्स हमें दो तरह की मिलती हैं। फर्स्ट आर सिमेट्रिकल कीटोन्स, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप की तरह साइड पे दोनों हमारे पास जो ग्रुप्स हैं दे आर सेम। एंड सेकंड कीटोन्स आर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, जिसमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर डिफरेंट। नाउ कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है, ये मुश्किल से ऑक्सीडाइज होती हैं, इसलिए दे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस। सो हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं KMnO4 या K2Cr2O7 और एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कीटोन्स को। नाउ कीटोन्स हमारे पास ऑक्सीडाइज होती हैं थ्रू अ रूल कॉल्ड पॉपऑफ्स रूल। तो पॉपऑफ्स रूल ये है कि कीटोन्स ब्रेक होके ऑक्सीडाइज होंगी। अगर कीटोन सिमेट्रिकल है तो कार्बोनाइल ग्रुप किसी भी ग्रुप के साथ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है। सो कार्बोनाइल ग्रुप एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ चला जाता है एंड गिव्स अस वन फ्रेगमेंट विच इज़ लाइक दिस। नाउ ये फ्रेगमेंट ऑक्सीडाइज होके हमें देता है कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा फ्रेगमेंट है वो हमें देता है कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इस फ्रेगमेंट में एक कार्बन है तो ये हमारे पास बनाएगा फॉर्मिक एसिड। नाउ जिन कीटोन्स में फॉर्मिक एसिड बनता है वो हमारे पास बाद में मज़ीद ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, तो पॉपऑफ्स रूल से कि अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ्स रूल यहाँ पर कीटोन का CH3 ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जाएगा और हमारे पास ये ग्रुप कन्वर्ट होगा इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ एसिटिक एसिड हेयर। और साथ ये जो दूसरा फ्रेगमेंट है इसमें 3 कार्बन्स हैं, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज होके 3 कार्बन वाला एसिड यानी प्रोपानोइक एसिड बनाएगा। नाउ कीप इन माइंड कि इन दोनों एसिड्स में से जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास ये वाला एसिड होगा जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप वाले ऑक्सीडेशन से बनेगा। सो बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन ऑक्सीडेशन। Now, the third type of reactions of carbonyl groups are reduction reactions. अब हम देखते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन कैसे होती है। So, first is partial reduction of aldehydes and ketones. So, aldehydes and ketones LiAlH4 के अलावा LiAlH4 से वीक रिड्यूसिंग एजेंट यानी NaBH4 के साथ भी रिड्यूस हो सकती हैं। सो वी रिड्यूस देम विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जब अल्डिहाइड को हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिड्यूस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, सोडियम बोरोहाइड्राइड 2 हाइड्रोजन्स ऐड करेगा इस डबल बॉन्ड के ऊपर। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आकर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ आकर ऐड हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास अल्डिहाइड रिड्यूस होके कन्वर्ट होगी इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। जबकि कीटोन के साथ भी सेम होगा, इसके डबल बॉन्ड के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स ऐड करेंगे। नाउ 1 हाइड्रोजन विल ऐड विद दिस ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऐड होगा। तो कीटोन की रिडक्शन के रिजल्ट में हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। So aldehydes give primary alcohols on reduction and ketones give secondary alcohols on reduction. और इसी तरह प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से aldehydes और सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनती हैं। Now the last type of reactions in aldehydes and ketones are alpha carbon reactions.
Now, why is alpha carbon so much important in aldehydes and ketones? So let's see the alpha carbon first. So this is an aldehyde. Now, कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इट इज स्ट्रांगली नेगेटिव. ये ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन को भी पॉजिटिव करता है, लेकिन इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो अल्फा कार्बन है ये भी पॉजिटिव हो जाता है. नाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का अल्फा कार्बन पॉजिटिव होने की वजह से इसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं. नाउ अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन पॉजिटिव हो चुका है तो ये एसिडिक है. इट कैन बी रिमूव फ्रॉम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. तो जब अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ व्हाट हैपन्स, ये नेगेटिव चार्ज मूव कर जाता है इस ऑक्सीजन पे लाइक दिस, और कार्बोनाइल और अल्फा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है. सो ये हमारे पास इनोलेट आयन बन जाता है अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन के रिमूव होने से. इनोलेट आयन चूँकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें हमारे पास दो सब्सटेंसेस की रेजोनेंस मौजूद है, इसलिए इनोलेट आयन स्टेबल होता है. इतना स्टेबल नहीं, बट स्टिल इट्स मोर स्टेबल देन अदर आयंस. तो हमारे पास अल्फा कार्बन्स की रिएक्शंस इसकी वजह से शो होते हैं. नाउ लेट्स सी कि कौन कौन सी रिएक्शंस हमारे पास अल्फा कार्बन के मौजूद हैं. सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्फा कार्बन इज एल्डोल condensation. Now first write important points about aldol condensation. एल्डोल condensation हमारे पास उन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होगी जिनमें अल्फा कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट. इनके लिए अल्फा कार्बन का प्रेजेंट होना मस्ट है. देन सेकंड शर्त जो हमारे पास इस रिएक्शन की है कि अल्फा कार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन. सो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन का अटैच्ड होना लाजमी है. थर्ड थिंग कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन कैन अकर बिटवीन अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड. दो अल्डिहाइड्स के दरमियान ये हो सकता है, चाहे वो सेम हो या चाहे वो डिफरेंट हो. इट कैन ऑल्सो अकर बिटवीन कीटोन एंड कीटोन. ये दो कीटोन्स के दरमियान भी हो सकता है, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो. और ये एक अल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान भी हो सकता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट कैन बी कैटलाइज्ड बाय आइदर एसिड और अ बेस. तो ये एसिड और बेस दोनों से कैटलाइज हो सकता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एल्डोल कॉन्डेंसेशन. सो एल्डोल कॉन्डेंसेशन में हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है. नाउ एल्डोल कॉन्डेंसेशन का रिएक्शन बनाने के लिए हम अल्डिहाइड को किस तरह लिखते हैं. सो हम अल्डिहाइड का अल्फा कार्बन सामने लिखेंगे. सो हाइड्रोजन को इधर लिखूंगा मैं, अल्फा कार्बन को दूसरे मॉलिक्यूल के सामने लिखूंगा लाइक दिस. सो ये अल्फा कार्बन जो है हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल के सामने आ गया. अब दूसरा जो अल्डिहाइड का मैं मॉलिक्यूल बनाऊंगा उसमें मैं कार्बोनाइल कार्बन को बिल्कुल अल्फा कार्बन के सामने लिखूंगा. कार्बोनाइल ऑक्सीजन को ऊपर लिखूंगा. इसके साथ यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है तो इसको मैं फ्रंट पे लिखूंगा, और हाइड्रोजन लगा है तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा. नाउ हम इसको कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं. व्हाट सिंपली हैपन्स कि पहली अल्डिहाइड का जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है ये ट्रैवल करके दूसरी अल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाता है. सो व्हाट हैपन्स टू द कंपाउंड. नाउ इस कार्बन का एक हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो गया, तो इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया. बाकी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उसी तरह है. अब आपके पास पहली अल्डिहाइड का अल्फा कार्बन दूसरी अल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन एल्डोल कॉन्डेंसेशन. नाउ अगर इस प्रोडक्ट को हम देखें तो इस प्रोडक्ट में अल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है और हमारे पास OH ग्रुप भी मौजूद है. सो इसलिए हम इसको कहते हैं एल्डोल. सो दिस इज द एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन. नाउ चूंकि इसके नाम में कॉन्डेंसेशन भी है तो अब इस कंपाउंड की कॉन्डेंसेशन भी होगी. सो नेक्स्ट स्टेप में वी प्रोवाइड हीट एंड कैटलिस्ट.
तो हीट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ से एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से OH यानी वाटर रिमूव हो जाता है, कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस अकर करता है। अब जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर उसी तरह रहता है, लेकिन जहाँ पर एक फ़र्क आ जाता है। हमारे पास दो कार्बन्स का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया है, एक कार्बन से H चला गया, एक कार्बन से OH चला गया, तो ये और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से ज्वाइन हो जाते हैं। नाउ ये कार्बोनाइल कार्बन है, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड दिस इज़ बीटा कार्बन ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा कार्बन के दरमियान अनसेचुरेशन आ जाती है और बाकी कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड या कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप ही होगा। सो रिज़ल्ट में हमारे पास बनती है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। सो दिस इज़ एल्डोल कॉन्डेंसेशन। अब हम इसी रिएक्शन को एक कीटोन के साथ रिपीट करते हैं। सो मैं ले लेता हूँ एसीटोन। एसीटोन का एक अल्फ़ा कार्बन मैं सामने बनाऊंगा लाइक दिस। अब दूसरे एसीटोन का हम क्या करेंगे, कार्बोनाइल कार्बन सामने बनाएंगे, ऑक्सीजन ऊपर बनाएंगे और जो दो ग्रुप्स हैं उसमें से एक राइट साइड पे और एक बॉटम पे बना देंगे लाइक दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस हाइड्रोजन विल गो विद दिस ऑक्सीजन, सो बाकी मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रहेगा। नाउ इस कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन था अल्फ़ा कार्बन के साथ, ये अगले हमारे पास मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, और बाकी दोनों कार्बन्स ज्वाइन कर जाएंगे और हमारे पास एल्डोल बन जाएगी। नाउ ये हमारे पास इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है बिकॉज यहाँ पर एसाइल ग्रुप है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दिस H एंड OH विल गो अवे एंड वाटर विल बी लॉस्ट एज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्डेंसेशन। तो वाटर के लूज़ होने के बाद हमारे पास बाकी कंपाउंड उसी तरह रहेगा, सिर्फ जो हमारे पास कंपाउंड के अंदर अल्फ़ा और बीटा कार्बन है उनके दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा लाइक दिस। सो ये हमारे पास बन जाती है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। The second reaction that is related to alpha carbon reactions is Cannizaro's reaction. Cannizaro's reaction actually alpha carbon का reaction नहीं है, लेकिन इसको हम इसी के साथ स्टडी करते हैं। Now Cannizaro's reaction का सबसे important point ये है कि this is a self oxidation reduction reaction, या इसको हम disproportionation reaction भी कहते हैं। Now what is a self oxidation reduction या disproportionation reaction? So इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट करता है कॉपर के आयन के साथ। तो जिंक क्या करता है कि कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स दे के खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू Zn2+ और कॉपर को रिड्यूस कर देता है। तो अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें जिंक क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, और कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या होगा, रिड्यूस। सो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और एक सब्सटेंस रिड्यूस हो, उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ इसके मुकाबले में मैं एक और रिएक्शन लेता हूँ जिसमें मैं क्लोरीन को किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवाता हूँ। नाउ क्लोरीन से हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक मिलता है HCl और एक मिलता है HClO4। नाउ बिगिनिंग में अगर हम देखें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, जबकि HCl के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जबकि HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। नाउ अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो क्लोरीन ही रिड्यूस भी हो रहा है और क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो वो रिएक्शंस जिनमें एक ही सब्सटेंस रिड्यूस भी हो और ऑक्सीडाइज भी हो, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो कैनिज़ेरोस रिएक्शन में अल्डिहाइड या कीटोन ऑक्सीडाइज भी होगी और रिड्यूस भी होगी। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट बात, कैनिज़ेरोस रिएक्शन उन अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में होगा जिनमें अल्फा कार्बन एब्सेंट होगा।
नाउ अल्फा कार्बन किन कंपाउंड्स में एब्सेंट है? तो अगर हम फॉर्म अल्डिहाइड को देखें तो इसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ कोई मजीद कार्बन नहीं है, सो इसमें अल्फा कार्बन एब्सेंट है। आई एम सॉरी, वी टेक अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, सो इसमें अल्फा कार्बन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। देन नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है बेंज अल्डिहाइड। तो अगर हम बेंज अल्डिहाइड को देखें तो बेंज अल्डिहाइड में दिस कार्बन इज कार्बोनाइल कार्बन। अब ये यहाँ पर बेंजीन के इस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो कैनिज़ेरोस रिएक्शन उन अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट होगा। सो इसकी अच्छी एग्जांपल्स हैं हमारे पास फॉर्म अल्डिहाइड और बेंज अल्डिहाइड। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन कैनिज़ेरोस रिएक्शन? तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड के, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल आई टेक अ बेसिक कैटलिस्ट। तो अब बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैनिज़ेरोस रिएक्शन अकर करेगा बिटवीन टू अल्डिहाइड्स। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो एक अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगी, एक रिड्यूस। तो एक मॉलिक्यूल जब फॉर्म अल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होगा तो ये हमें देगा फॉर्मिक एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म अल्डिहाइड का जब रिड्यूस होगा तो ये हमें देगा कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल यानी मीथानॉल। सो ये दो हमारे पास कैनिज़ेरोस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। नाउ चूंकि इस रिएक्शन में एसिड बन रहा है और हमने कैटलिस्ट बेस ली है, तो ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास बना देगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास यहाँ पर OH की बजाय क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में बनेगी अल्कोहल। नाउ हमारे पास इस रिएक्शन में ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है जबकि अल्कोहल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। इसी तरह इफ वी सी द रिएक्शन विद बेंज अल्डिहाइड, सो दिस इज बेंज अल्डिहाइड। इसके दो मॉलिक्यूल्स लेके हम अगेन सेम कैटलिस्ट्स के थ्रू पास करेंगे। नाउ एक मॉलिक्यूल इसमें से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो बेंज अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होती है इनटू बेंजोइक एसिड। नाउ बेंजोइक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सॉल्ट बना देगा सोडियम बेंजोएट, जो कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। जबकि दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास बेंज अल्डिहाइड का रिड्यूस होके कन्वर्ट होगा इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। सो यहाँ पर ये हमारे पास CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ बेंजाइल अल्कोहल। सो ये हमारे पास इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। सो दिस इज द कैनिज़ेरोस रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। नाउ यहाँ पर इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन्स मस्ट बी प्रेजेंट। सो ये उन कंपाउंड्स में होगा, उन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होगा जिनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का प्रेजेंट होना मस्ट है। तो अगर हम अल्डिहाइड्स की बात करें तो अल्डिहाइड्स में सिर्फ और सिर्फ एसिड अल्डिहाइड वो वाहिद अल्डिहाइड है जिसमें हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन्स देखने को मिलते हैं। सो अल्डिहाइड में सिर्फ एसिड अल्डिहाइड ये रिएक्शन देगी, जबकि कीटोन्स में हर वो कीटोन जिसके साथ एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ बेशक जो भी ग्रुप लगा हो, लेकिन एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो उसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। सो दिस रिएक्शन इज गिवन इन अल्डिहाइड्स बाय ओनली एसिड अल्डिहाइड, और कीटोन्स में हमें ये रिएक्शन देती हैं मिथाइल कीटोन्स। नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस रिएक्शन, हम 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। नाउ इसमें हमारे पास ये जो 3 हाइड्रोजन वाला ग्रुप है इसको 3 हेलोजेंस रिप्लेस करते हैं। सो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू CX3, और यहाँ पर इसके साथ चौथी जगह पे हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाता है। नाउ दिस प्रोडक्ट विच इज CHX3, दिस इज कॉल्ड हेलोफॉर्म।
अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म कहेंगे, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म कहेंगे। बाकी इसमें हमारे पास साइड प्रोडक्ट बनते हैं लाइक सॉल्ट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में हमारे पास सोडियम सॉल्ट भी बनता है हैलोजन का, और साथ में वाटर भी बनता है। बट दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस रिएक्शन, इसमें हैलो फॉर्म का प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है। नाउ स्पेसिफिकली अगर हम इस रिएक्शन को आयोडीन के साथ करें इंस्टेड ऑफ अदर हैलोजेंस, अगर हम इस रिएक्शन को आयोडीन के साथ करें तो एंड प्रोडक्ट में हमारे पास 3 आयोडीन आकर कार्बन के साथ अटैच होंगे और 1 हाइड्रोजन आकर अटैच होगा। इस प्रोडक्ट को हम स्पेसिफिकली कहेंगे आयोडोफॉर्म। नाउ आयोडोफॉर्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टेस्ट फॉर दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच कॉन्टेन 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसको हम आगे जाके टेस्ट्स में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। नाउ हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे पास एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिड एल्डिहाइड और कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देती हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और सब्सटेंसेस हैं जो ये रिएक्शन देते हैं। और क्यों देते हैं? नाउ ऐसा है कि अगर हमारे पास ये जो हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स हैं इनको डायरेक्ट एसिड एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन मिले तो ये उसके साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट हैलोफॉर्म बनाएंगे। लेकिन अगर हम इसको इनके अलावा किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो इनकी नेचर में हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी बिहेव करते हैं। तो अगर हम इनको किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये पहले उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। सपोज मैं इनको रिएक्ट करवाता हूं हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स को विद इथानॉल, तो इथानॉल के साथ जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स को तो हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स इथानॉल को ऑक्सीडाइज कर देंगे। जब इथानॉल ऑक्सीडाइज होगी तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एसिड एल्डिहाइड, और जब एसिड एल्डिहाइड बनेगी तो वो इन रिएजेंट्स के साथ फर्दर रिएक्ट करके हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगी। तो इसका मतलब है कि एसिड एल्डिहाइड के अलावा इथानॉल भी ये रिएक्शन देती है, लेकिन इथानॉल पहले ऑक्सीडाइज होकर एसिड एल्डिहाइड बनाती है और फिर ये रिएक्शन अकर करता है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स में वो अल्कोहल्स जिनमें सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, अगर हम उसके साथ हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स को रिएक्ट करवाएं तो 2 अल्कोहल्स इनको हम कहते हैं जिनमें हमारे पास अल्कोहल ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगा है। तो हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स इनको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते हैं? मिथाइल कीटोन्स। तो ऐसी अल्कोहल्स भी हमारे पास ये रिएक्शन देती हैं। सो हैलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय एसिड एल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन्स, इथानॉल एंड 2 अल्कोहल्स। सो इसी तरह आयोडोफॉर्म टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एसिड एल्डिहाइड, फॉर मिथाइल कीटोन्स, फॉर इथानॉल एंड फॉर 2 अल्कोहल्स। और इस आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू हम इथानॉल को मीथानॉल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और बाकी प्राइमरी अल्कोहल से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जो 2 अल्कोहल्स हैं उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस रिएक्शन। So these are the all reactions of aldehydes and ketones. So हमने 4 तरह के रिएक्शंस पढ़े, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, देन हमने पढ़ा रिडक्शन। रिडक्शन में पार्शियल रिडक्शन भी होती है जिसमें अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, और कंप्लीट रिडक्शन भी होती है जिसमें ये डायरेक्ट अल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। नाउ कंप्लीट रिडक्शन के क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिएक्शन हमने अल्केन्स के अंदर ऑलरेडी स्टडी किए हैं, एंड देन हमारे पास इनके अल्फा कार्बन के रिएक्शंस हमने स्टडी किए। सो दीज वर दी ऑल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ लेट्स सी द टेस्ट्स फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Now the first test is sodium bisulfite test. So sodium bisulfite में हम reagent यूज़ करते हैं NaHSO3 which is sodium bisulfite.
नाउ ये टेस्ट हमें देती हैं अल्डिहाइड्स और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स। नाउ इस टेस्ट के रिजल्ट में हमारे पास बनता है वाइट प्रेसिपिटेट। नाउ इस टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास अल्डिहाइड्स और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास बनाती हैं बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। The second test that we have is 2,4-dinitrophenylhydrazine. Now इसमें हम reagent यूज़ करते हैं 2,4-dinitrophenylhydrazine। इस रिएक्शन को हम स्टडी कर चुके हैं इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स। नाउ दिस टेस्ट इज गिवन बाय बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके रिजल्ट में हमारे पास हमें मिलता है येलो या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट। Now, this yellow or orange colored precipitate is basically 2,4-dinitrophenylhydrazone, जो हमने रिएक्शन के अंदर डिटेल में स्टडी किया है। थर्ड टेस्ट इज फेहलिंग्स टेस्ट। फेहलिंग टेस्ट में हम यूज़ करते हैं कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नाउ कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ सिर्फ इस रिएक्शन में अल्डिहाइड्स रिएक्ट करती हैं, कीटोन्स रिएक्ट नहीं करती। इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। नाउ इसमें हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ CuOH2। इसका अपना कलर होता है ब्लू। नाउ अल्डिहाइड्स इस कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस करके कन्वर्ट करती हैं इनटू Cu2O। तो इसमें होता यह है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से रिड्यूस होके +1 में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कलर हमारे पास ब्लू से कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्रिक रेड कलर। बेनेडिक्ट टेस्ट भी बिल्कुल फेहलिंग्स टेस्ट की तरह है, सिर्फ फ़र्क ये है कि फेहलिंग में हम कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जबकि बेनेडिक्ट्स में हम कॉपर सिट्रेट कॉम्प्लेक्स लेते हैं। ये भी सिर्फ अल्डिहाइड देती हैं और बाकी चेंजेस बिल्कुल फेहलिंग्स की तरह हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज टॉलिन्स सिल्वर मिरर टेस्ट। नाउ टॉलिन्स सिल्वर मिरर टेस्ट हमारे पास, इसको हम कॉमनली सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो टॉलिन्स सिल्वर मिरर टेस्ट के रिएजेंट्स हैं हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ ये दोनों मिल के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नाउ दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स क्या करती हैं? इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती हैं, टॉलिन्स रिएजेंट के साथ, और इसके अंदर से सिल्वर मेटल को बाहर निकाल देती हैं मेटालिक फॉर्म में। तो सिल्वर मेटल बाहर निकल के टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर्स में जमा हो जाता है और हमारे पास टेस्ट ट्यूब कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ मिरर। तो इसमें एक सिल्वर मिरर बनता है। सो रिजल्ट्स में हमें क्या मिलेगा? डिपोजिशन ऑफ सिल्वर मिरर ऑन टेस्ट ट्यूब। सो अल्डिहाइड्स बेसिकली करती क्या हैं? हमारे पास जो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारे पास टॉलिन्स रिएजेंट से बना है AgNH3 होल ट्वाइस OH। तो अल्डिहाइड्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर से सिल्वर मेटल को बाहर निकाल के सेपरेट कर देती हैं। सो यूं हमारे पास सिल्वर मिरर बनता है। नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। नाउ इन दिस टेस्ट वी टेक अ रिएजेंट विच इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। नाउ अगेन ये भी हमारे पास एक सोडियम का कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आयरन है और सोडियम भी है। नाउ दिस टेस्ट इज गिवन बाय कीटोन्स ओनली। नाउ कीटोन्स सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करके वाइन रेड कलर का प्रेसिपिटेट देती हैं या वाइन रेड कलर की सॉल्यूशन देती हैं। लास्ट टेस्ट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। नाउ आयोडोफॉर्म टेस्ट के क्या रिएजेंट हैं? आयोडीन
प्लस NaOH, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन ही है जिसमें हम आयोडीन को यूज़ कर रहे हैं. नाउ इट इज़ गिवन बाय इन अल्डिहाइड्स ओनली बाय एसिटल्डिहाइड, एंड इन कीटोन्स दिस रिएक्शन इज़ गिवन बाय मिथाइल कीटोन्स. नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस रिएक्शन कि हमारे पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है. नाउ येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्यों बनता है? तो वो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, आयोडोफॉर्म के रिएजेंट्स उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू आयोडोफॉर्म, जिसमें कार्बन के साथ 3 आयोडीन और 1 हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, एंड दिस इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट. सो दीज आर द टेस्ट्स फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. Now let's see the uses of aldehydes and ketones. So सबसे पहले फॉर्म अल्डिहाइड को देखें तो ये हमारे पास रेजिन्स बनाने में काम आती है, लाइक यूरिया फॉर्म अल्डिहाइड. इसके अलावा हमारे पास ये प्लास्टिक्स बनाने में काम आती है, जिस तरह फिनोल के साथ ये रिएक्ट करके बेकलाइट पॉलीमर बनाती है विच इज़ अ हार्ड प्लास्टिक. देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइज. देन फॉर्म अल्डिहाइड से हम फॉर्मलिन सोल्यूशन भी बनाते हैं विच इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड प्रिजर्वेटिव. देन फॉर्म अल्डिहाइड इज़ यूज्ड ऑल्सो एज डीकलराइजिंग एजेंट. देन फॉर्म अल्डिहाइड को हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स में भी यूज़ करते हैं. देन फॉर्म अल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके यूरोट्रोपिन बनाती है, जो कि यूज़ होता है एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक. Then it is also used in preparation of formamint. फॉर्मामिंट बनता है फॉर्म अल्डिहाइड से और लैक्टोज से. ये हमारे पास थ्रोट लॉजेंजेस बनाने के काम आता है, और हमारे पास ये पोलियो वैक्सीन की प्रोसेसिंग में भी काम आता है. नाउ टॉकिंग अबाउट यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड, सो ये एसिटिक एसिड बनाने में काम आता है, या हमारे पास इसके बाकी डेरिवेटिव्स लाइक एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड, ये सब बनाने में काम आता है. देन सेकंड यूज ऑफ एसिटल्डिहाइड इज दैट इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड अमोनिया. नाउ एसिटल्डिहाइड अमोनिया रबर एक्सीलरेटर के तौर पे यूज होता है. देन हमारे पास ये यूज़ होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल हाइड्रेट. नाउ ये हमारे पास स्लीपिंग ड्रग्स के तौर पे यूज़ होती हैं. देन ये हमारे पास एंटीसेप्टिक इनहेलेंट के तौर पे भी यूज़ होता है. देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स. And lastly, it is used to make phenolic resins. Phenolic resins और drugs बनाने में भी ये यूज़ होता है. So these are the uses of acetaldehyde. Now we see polymerization of aldehydes and ketones, जो हमने reactions में unfortunately नहीं देखा. So हम लेते हैं form aldehyde. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्म अल्डिहाइड लेते हैं और इसको पॉलीमराइज करते हैं. सो फॉर्म अल्डिहाइड को जब हम पॉलीमराइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म अल्डिहाइड के यूं एक दूसरे के साथ आमने सामने आ जाते हैं. नाउ दीज 3 मॉलिक्यूल्स जॉइन ईच अदर, एंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जो पहले लगे थे वो इसी तरह लगे रहते हैं. So this polymer of form aldehyde is called metaform aldehyde. इसी तरह एसिड अल्डिहाइड को पॉलीमराइज करने के लिए हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एसिड अल्डिहाइड के. नाउ इन 3 मॉलिक्यूल्स को हम अगेन
एसिडिक कैटलिस्ट के थ्रू पास करते हैं। और सिमिलरली जिस तरह 3 कार्बोनाइल ग्रुप्स ऐड हुए हैं फॉर्म अल्डिहाइड के अंदर, उसी तरह 3 कार्बोनाइल ग्रुप्स ऐड होके रिंग बना देते हैं एसिड अल्डिहाइड के अंदर। द डिफरेंस इज कि इसके कार्बन के साथ एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है, रेस्ट द कंपाउंड इज सेम। सो ये जो हमारे पास कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं पैरा अल्डिहाइड। दिस इज़ अ पॉलीमर ऑफ एसिड अल्डिहाइड। नाउ मेटाफॉर्म अल्डिहाइड और पैरा अल्डिहाइड को हम इंक्लूड करते हैं इन ट्राइऑक्सेन्स। ट्राइऑक्सेन्स आर इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट aldehydes and ketones. Thank you.